ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि जो Im, हाँ ये Im हमने क्या ले लिया जो है, ये कॉमन ले लिया, तो ये हो गया Im अपॉन टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t/2 साइन ओमेगा टी और माइनस t/2 टू टी साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक, अब आप ये देखिए लिमिट चेंज है, 0 to t/2 साइन ओमेगा टी है और t/2 टू साइन ओमेगा टी/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे सिंपल इंटीग्रेशन से जो है, तो जब सॉल्व करोगे तो आपको इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी जो है वो होगी 2Im अपॉन पाई। इस पूरे को सॉल्व करने पे सिंपल मैथमेटिक्स है, दैट इज 2Im अपॉन पाई। अब ध्यान दो, तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो है यहाँ पे आप यदि इसको शो करें जो है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो है, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो है वो जो वैल्यू प्राप्त हो रही थी Im अपॉन पाई परहैप्स प्राप्त हो रही थी। तो इसमें आप ये देख रहे होंगे कि आपको जो है 2Im अपॉन पाई प्राप्त हो। अब इसके बाद जो IDC आपने निकाला है, इसी प्रकार EDC निकाला है। तो EDC इज इक्वल टू सेम जो फार्मूला यूज कर रहे हो, I²DC, वही V बराबर IR होता है, V इक्वल टू IR। ठीक है, तो उसी फार्मूला से V इज इक्वल टू, तो EDC इज इक्वल टू जो है ये आपका निकलेगा I²DC, और जो हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी, हाँ रेजिस्टेंस की या सिंपल निकालो तो पावर निकालना नहीं है ना, तो EDC बराबर IDC इंटू आर, V इक्वल टू IR के कॉन्सेप्ट से हाँ ये वैल्यू प्राप्त हो। अब यहाँ से देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया आपका, ये DC करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट हो गया। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो हमने देंगे एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट हमारा क्या हो गया, IDC इज इक्वल टू 2Im अपॉन पाई। ठीक, अब फिर उसके बाद EDC यदि हम निकालेंगे तो वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो EDC इज इक्वल टू IDC इंटू आर, IDC इंटू आर। ठीक है, तो IDC की वैल्यू क्या है हमारी जो है 2Im अपॉन पाई, 2Im अपॉन पाई एंड दिस इज आर। EDC इज इक्वल टू 2Im अपॉन पाई आर। ठीक है, अब Im की वैल्यू क्या थी, Em अपॉन आर प्लस आर, तो उसको लिखिए, चूंकि Im इज इक्वल टू Em अपॉन आर प्लस आर है, देयरफॉर EDC इज इक्वल टू, देयरफॉर EDC इज इक्वल टू, Im की वैल्यू यहाँ रखिए तो हो जाएगा 2 टाइम्स Em अपॉन पाई आर प्लस आर एल इंटू, ठीक है, 2 टाइम्स Em आर एल अपॉन पाई आर प्लस आर। तो यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर निकाला जो हमारा हेडिंग का सेंस था, पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट, तो एवरेज वैल्यू ऑफ जो पल्सेटिंग जो करंट है वो हमारा आया IDC इज इक्वल टू 2Im अपॉन पाई एंड पल्सेटिंग वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू, ये IDC इज इक्वल टू Im अपॉन पाई, ये क्या था, एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट। और इसी तरह EDC इज इक्वल टू EMRL अपॉन पाई आर प्लस आर एल क्या है, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग वोल्टेज। अब दूसरा एवरेज का मतलब DC होता है। अब दूसरी चीज हमारी क्या है जो है RMS वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो अब हेडिंग क्या होगा हमारा, हेडिंग डालिए RMS वैल्यू ऑफ, दूसरा हेडिंग RMS, ये हेडिंग आप देख लीजिए एक बार, हाँ RMS वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो अब इसमें सेम वही से कि हमने लिखा था कि जो है I²RMS, जैसे हाफ रेक्टिफायर में लिखा था कि I²RMS बराबर अंडर रूट I² बार,
फिर हमने स्क्वायर किया था तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू जो है आई बार का स्क्वायर निकला था। फिर आई की वैल्यू हम रख के जो है हम उसकी वैल्यू आई आर एम एस और ई आर एम एस की वैल्यू जो है निकालते थे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो हम लिखेंगे जो फार्मूला, यहाँ हम डायरेक्ट यदि लिखें कि आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये भी डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/t, 1/t इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t आई स्क्वायर डी टी, रूट में स्क्वायर वेलोसिटी होता है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t आई स्क्वायर डी टी, ये हो। ठीक है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू देखिए क्या है, आई की वैल्यू वही आई एम साइन ओमेगा टी, यदि हम एवरेज वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, तो सिंस आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, देयरफॉर आई आर एम एस इज इक्वल टू, देयरफॉर आई आर एम एस, देयरफॉर आई आर एम एस, देयरफॉर आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका नहीं, ये जो फॉर्मूला देखिए 1/t, ये ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/t इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t, इंटीग्रल फ्रॉम, हाँ अब ये देखिए हमको किसी या यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसका लिमिट क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि हमको किसी एक परिस्थिति में ही करंट मिल रहा है, या तो 0 से t/2 के बीच मिल रहा है, हाँ मतलब I1 की वैल्यू एक में 0 है और एक में I1 की वैल्यू है। ठीक है, तो उसका हम एक बार आई एम साइन ओमेगा टी मिल रहा है, एक बार माइनस आई एम साइन ओमेगा टी प्राप्त हो रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड यदि निकालेंगे तो सेम आएगा। तो यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे 1/t 0 to t/2, आई की वैल्यू ये है तो हो जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब आप क्या करिए जो है इसको कर लीजिए सॉल्व। तो जब सॉल्व करेंगे जो है आई एम स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ और ये क्या है आपका 1/√2, क्या है 1/, ये है 1/√2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। आप इंटरमीडिएट में भी देखिए एक कॉन्सेप्ट आता था, जैसे आई आर एम एस की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो Im/√2 है, हाँ इस इंटीग्रल आई एम स्क्वायर को बाहर ले लिया और इसको सॉल्व कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा Im/√2। ठीक है, जैसे बताएं I0/√2। तो ये ध्यान दीजिए कि एवरेज वाले में क्या आता है जो है कि Im/ या 2Im/π। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा जो है Im/√2। ठीक, इसी प्रकार से हाँ अब यहाँ देखिए भाई Im की वैल्यू फिर वही रखते हैं, यदि हम Em/r+rl तो लिखिए चूंकि Im इज इक्वल टू Em/r+rl, तो therefore I RMS is equal to, therefore I RMS is equal to Em/r+rl/√2। तो I RMS की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी जो है आपका Em/√2r+rl। तो यानी अभी तक आपने ये प्राप्त कर लिया, जो हेडिंग था हमारा जो है कि RMS वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो इसमें आपने फाइंड कर लिया कि RMS वैल्यू ऑफ जो है पल्सेटिंग करंट की वैल्यू होती है Em/r+rl/√2, Em/r+rl/√2। अब आप निकालेंगे ERMS, हाँ अब किसकी वैल्यू निकालेंगे ERMS। तो ERMS क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ERMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IRMS इंटू RL, वही वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस, IRMS इंटू RL। IRMS की वैल्यू वही रख दीजिए आप कि IRMS क्या था Em/r+rl और अंडर, ठीक है, और RL की वैल्यू क्या थी जो है
आर एल की वैल्यू आपने एज इट इज रख दिया, ठीक है। तो ई आर एम एस हमारा हो गया कि ई एम आर एल अपॉन √2 आर एल, यानी ई आर एम एस की वैल्यू हमको ये प्राप्त हो गई। अब देखिए कि आई आर एम एस आर एल है, आई आर एम एस की वैल्यू जो है यदि आप यहाँ पे देखें तो आई आर एम एस क्या है हमारा जो है ई एम अपॉन आर प्लस आर एल √2, ठीक है। तो अब यहाँ से फार्मूला जो लगाया कि ई आर एम एस बराबर आई आर एम एस इंटू आर एल, आई आर एम एस बराबर ई एम अपॉन आर प्लस आर √2 और ये आर एल, तो ये हमारा ई आर एम एस की वैल्यू है। इस प्रकार से जो हमारा हेडिंग जो दिया था कि आर एम एस वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज दैट इज द आई आर एम एस और ई आर एम एस, तो जैसे हम हाफ रेक्टिफायर में निकाले थे वैसे हम फुल रेक्टिफायर में निकालेंगे। अब तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो हमारा क्या था, रेक्टिफायर इफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, रेक्टिफायर इफिशिएंसी यहाँ से रेक्टिफायर थीटा से हम करते हैं, तो ये क्या होता है डीसी पावर आउटपुट अपॉन एसी पावर इनपुट गुणे 100%। हाँ, ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ ये क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू क्या होता है डीसी पावर आउटपुट अपॉन एसी पावर इनपुट इंटू 100, मतलब डीसी पावर आउटपुट अपॉन एसी पावर इनपुट गुणे 100। तो डीसी पावर आउटपुट यानी इसको लिख सकते हैं हम पी डीसी, जैसे उसमें लिखा था, एसी पावर इनपुट पी एसी और इंटू 100, ये परसेंटेज के लिए हम 100 का जो है मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखिएगा पी डी सी जो डीसी पावर बराबर वोल्टेज इंटू पी बराबर वी इंटू आई, अब वी बराबर आई है तो आप इसको लिख सकते हैं आई आर आई स्क्वायर डी सी इंटू आर एल, आई स्क्वायर डी सी इंटू आर एल। तो आई डी सी की वैल्यू क्या थी है, आई डी सी पहले निकाला था 2 IM अपॉन पाई, तो चूंकि आई डी सी इज इक्वल टू 2 IM अपॉन पाई, इसलिए पी डी सी आ गया हमारा 4 IM स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू आर। ठीक, मान लीजिए इसको इक्वेशन हमने 1 माना और इसको इक्वेशन 2 मान लिया कि पी डी सी की वैल्यू हमने निकाल ली 4 IM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, 4 IM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर। अब इसी प्रकार से जो है हम उसकी वैल्यू निकालेंगे पी ए सी की वैल्यू, ठीक है। तो पी ए सी ये हो जाएगा आई स्क्वायर ए सी इंटू यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हम लेंगे वो टोटल रेजिस्टेंस लेंगे आर प्लस आर, ए सी में दोनों लेते हैं आर प्लस आर। अगेन आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कि चूंकि आई ए सी जो अभी हमने निकाला है, आई ए सी की वैल्यू जो है ये हमने अभी रिसेंट वो कैलकुलेट किया था कि जो आई ए सी है हमारा वो था, आई ए सी का मतलब जो है आई एम अपॉन √2, आई एम अपॉन √2 आर प्लस आर, ये था ना। तो आई एम अपॉन √2 आर प्लस आर, ये था आपका आई ए सी की वैल्यू, ठीक है। ठीक, तो आई एम नहीं ये हाँ सॉरी ये नहीं था, आई ए सी मतलब आई आर एम एस जिसको कहते हैं, आई एम अपॉन √2। तो अब इसमें आई ए सी की वैल्यू यहाँ पे रखिए तो हो जाएगा पी ए सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन 2 आर प्लस आर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब इसलिए ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी ए सी की वैल्यू पी डी सी की वैल्यू 4 IM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एल हो गया।
और PAC की जो वैल्यू है यहाँ पे आप देखिए कि जो PAC की जो वैल्यू है वो हो गई Im/2r+r। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ PDC फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड PAC फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ईटा इक्वल टू PDC/PAC इंटू 100। तो PDC कितना है आपका ये, तो 4Im² r अपॉन ये, तो अपॉन है तो 2 चला जाएगा ऊपर, Im² आ जाएगा, फिर r+r, ये चीज़ आप याद है। अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे, देखिए ये Im² से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप यदि सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 8 8rl/π², 8rl/π² r+r, 4×8, तो ये हो जाएगा 8rl/π² r+r। 8rl/π² r+r है, और यदि परसेंटेज में है तो सब में 100% का जो है मल्टीप्लाई होगा। अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू रख दोगे और परसेंटेज में जो है इसको सॉल्व करोगे, और यदि परसेंटेज में वैल्यू ये कैलकुलेट करोगे तो इस टाइप का जो है फार्मूला जो है आएगा कि ईटा इक्वल टू 81.2 1+r/r। ईटा इज इक्वल टू 81.2 1+r/r, इतना ये परसेंटेज में जो है आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि जो हाफ रेक्टिफायर थी उसकी जो एफिशिएंसी थी वो परहैप्स 40.6 के जो भी आसपास थी। यहाँ पे देखिए 81.2 आ रहा है। स्पेशल केस में क्या होता है कि r इज मच लेस देन r, इस r का मान r की तुलना में बहुत कम होता है, तो कम होगा तो ये फैक्टर 0 आ जाएगा, यानी फुल वे रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी आती है तो 81.2% होती है। तो एग्जाम में पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि फुल वे रेक्टिफायर जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है उसकी जो एफिशिएंसी 81.2% होती है, तो हम यहाँ तक करेंगे। अब इसमें देखिए कि उसका 40.6 के आसपास आ रहा था हाफ रेक्टिफायर का, 40.6%, तो ये हो गया 212 208 लगभग। तो यहाँ पे देखिए कि ये हो गया आपका 81.2, यानी कहने का सेंस ये है कि हाफ रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, ये फुल वे रेक्टिफायर की एफिशिएंसी जो है हाफ वे रेक्टिफायर की एफिशिएंसी में जस्ट कितनी आ रही है, दुगनी आ रही है, ठीक है। हम यही चाहते ही थे कि यदि हम हाफ फुल वे रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं तो उसकी रेक्टिफायर एफिशिएंसी ज़्यादा आए। तो यदि एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछता है कि शो दैट फुल वे रेक्टिफायर द एफिशिएंसी ऑफ फुल वे रेक्टिफायर इज ट्वाइस एज कम्पेयर टू द हाफ रेक्टिफायर, तो भी यही डेरिवेशन करेंगे। या एग्जाम में ये भी इस तरह से आता है कि सिद्ध करो कि फुल वे रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 81.2% होती है, तो इस तरह करेंगे। या इस क्वेश्चन को तीसरे तरह घुमा के भी कहता है कि किस तरह से जो है फुल वे रेक्टिफायर जो है हाफ रेक्टिफायर की तुलना में जो है बेस्ट है, तो हम उसकी रेक्टिफायर एफिशिएंसी दोनों का निकालेंगे। तो उसका 40.6% के आसपास है, इसका 81.2% के आसपास है, उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। डेरिवेशन के बाद यदि लॉन्ग में आया तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है, चूँकि फुल रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 81.2% है जो कि उससे दुगनी है, देयरफॉर द फुल रेक्टिफायर इज बेस्ट एज कम्पेयर टू द हाफ रेक्टिफायर, ठीक है। अब जो लास्ट सेकेंड लास्ट जो चीज़ हमारा बचा है रिपल फैक्टर, उनका गुणांक जिसको कहते हैं, वो कैसे हम फुल वे रेक्टिफायर में निकालेंगे, और लास्ट में जो है वोल्टेज रेगुलेशन फैक्टर, ये चीज़। तो यदि हाफ रेक्टिफायर का जो ये उनका गुणांक समझ में नहीं आया तो उसको भी इसके साथ मर्ज करके हम कल के वीडियो में इसको फाइनल हो जाएगा। इस प्रकार से हाफ और फुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, बस ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो शेष रहेगा जिसको हम कर देंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।